हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज लर्न विद मी। एंड कल आपको एक वीडियो मिल चुकी है जहां पर मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी सेक्शन से हमने टॉप 100 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो ये साइकोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज है जिसको हम आज इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिए उन कैंडिडेट्स के साथ जो कोई भी एचपी टेट की तैयारी जो है एक बेटर प्लेटफॉर्म से करना चाहता है। अब यहाँ पर मेरे इस पूरे कोर्स का जो है फायदा क्या है, यहाँ पे मैं आपको कौन सा कंटेंट जो है प्रोवाइड करने वाली हूँ। जिस तरीके से मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि पहले हम यहाँ पे साइकोलॉजी के टॉप 100 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड जैसे ही हमारी ये सीरीज जो है टॉप 100 क्वेश्चन की कवर हो जाएगी, उसके बाद हम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की सीरीज को भी शुरू करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपकी एचपी टेट एग्जामिनेशन के लिए। तो कल की वीडियो में हमने बात की थी पहले 10 क्वेश्चंस के बारे में जो कि हमने कर लिए थे। आज जो हमने क्वेश्चन करने हैं दैट इज योर 11th क्वेश्चन से हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 11th क्वेश्चन जो है वो बोल क्या रहा है, हु डिफाइन साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। अब ये क्वेश्चन जो है वो कल भी रिपीट हुआ था, मैं आपको बैक लेके जाना चाहती हूँ। यस, दिस इज द क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो ईबी टिश्नर थे, यानी जो एडवर्ड ब्रैडवर्थ टिश्नर थे, मैंने आपको कल ये बताया था कि ये इन्होंने साइकोलॉजी को क्या बोला था, इट इज अ साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस के बारे में ये बात करते थे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे, जब ईबी टिश्नर भी दिया गया है तो बहुत से बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे कि इसको ए ऑप्शन मान के चले आएंगे। लेकिन अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो आप इस चैनल के साथ जो है वो जुड़े रहो। मैंने यहाँ पे बोला इमीडिएट एक्सपीरियंस एंड विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ईबी टिश्नर ने ही बोला था कि आपकी कॉन्शियसनेस किस में होनी चाहिए, आपके एक्सपीरियंसेस में। लेकिन जो ईबी टिश्नर थे दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज अ स्टूडेंट ऑफ किसके थे, वो विलियम वुंट के थे। ठीक है, तो इन दोनों का ही कंट्रीब्यूशन है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस एंड कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल सही है एंड ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगर क्वेश्चन में आपको विलियम वुंट नहीं बोला गया है तो आपका ऑप्शन जो है वो ईबी टिश्नर ही रहेगा। अगर किसी ऑप्शन में ईबी टिश्नर नहीं बोला गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो स्टूडेंट थे वो किसके थे, विलियम वुंट के थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है वो ऐड किया है। ठीक है, तो ये जो थे आपने, अभी आपको यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि जब हम बात करते हैं इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस की, तो ये साइकोलॉजी जो थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर साइकोलॉजी। ठीक है, स्ट्रक्चर साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए एंड इस क्वेश्चन को बेटा मैंने कल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अब मैं यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन जो है, मतलब कुछ और पॉइंट्स जो है उसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि विलियम वुंट जो थे उनको और किस किस साइकोलॉजी के ब्रांच के साथ जाना जाता है। इनको बेटा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के लिए भी जाना जाता है, इनको कल्चरल साइकोलॉजी के लिए भी जाना जाता है एंड इनको जो है दैट इज आपका एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी होगी, कल्चरल साइकोलॉजी होगी एंड इन्होंने और किसमें एप्रिसिएशन इनको मिलता है, दैट इज योर स्ट्रक्चरलिज्म साइकोलॉजी या स्ट्रक्चर साइकोलॉजी में। तो इट मींस आपके पास हम ये बोल सकते हैं विलियम वुंट का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, कल्चरल साइकोलॉजी एंड द स्ट्रक्चरल साइकोलॉजी में। ठीक है, अब इनकी जो फील्ड्स के बारे में अगर कभी भी बात होती है तो ऑब्वियसली बात है कि इनकी ये दो ही फील्ड थी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड कल्चरल साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, यहाँ पे डिफाइंड किया था। ठीक है, डिफाइंड किया था इन्होंने विद हिज स्टूडेंट एडवर्ड बी टिश्नर के साथ। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका ये जो डिफाइन किया है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंस विद कॉन्शियसनेस बीइंग द मेन सब्जेक्ट मैटर, वो बेटा कौन थे, दैट इज योर विलियम वुंट। इनका साथ में ही काम चला हुआ था अपने स्टूडेंट के साथ। ठीक है, तो ये आपके लिए इनका एप्रिसिएशन है, इनके ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है काम नहीं है स्ट्रक्चरल
साइकोलॉजी में इनका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ किसका किया जाता है यहाँ पे, एबी टिश्नर का। ठीक है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि सबसे दोनों स्टूडेंट जो आपकी जो ये दोनों टीचर एंड स्टूडेंट थे, ये साथ में मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विलियम वुंड जो थे वो एक तरीके की अप्रिसिएशन जो इन्होंने किया था, मेन जो वर्क था वो एबी टिश्नर ही यहाँ पे कर रही थी। ठीक है, तो अगर आपके पास यहाँ पे एबी टिश्नर जो है ऑप्शन में नहीं है तो बेटा आपका ऑप्शन यही बन जाएगा, आपने ऑप्शन जो है बहुत स्मार्टली जो है पिक करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज हु इज द फाउंडर एंड प्रिंसिपल प्रोपोनेंट ऑफ साइको एनालिसिस। ये क्वेश्चन हमने कल भी पढ़ा था, साइको एनालिसिस, बिहेवियरिस्टिक एंड जो भी आपके पास जो भी स्कूल थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हु इज द फाउंडर एंड प्रिंसिपल प्रोपोनेंट पूछे गए हैं साइको एनालिसिस की। अब साइको एनालिसिस के जो फाउंडर थे दैट इज योर सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, एंड सिगमंड फ्रॉइड क्या बोलते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम साइको एनालिसिस जो है, मैंने आपको कल बताया था जिसमें हम क्या करते थे, ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये एक ऐसे ही ब्रांच है साइकोलॉजी की जिसमें हम मेंटल डिसऑर्डर्स को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बेसिक से हम किस तरीके से इसको मतलब इस अप्रोच को लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थेरेपी की बात कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हम ह्यूमन डेवलपमेंट या साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग की हम यहाँ पे बात जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर जो है इन टर्म्स ऑफ बेटा हम क्या बोल सकते हैं कि थेरेपी या ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम बात कर सकते हैं, या साइकोलॉजिकल जो फंक्शनिंग है वो किस तरीके से होती है। तो ये सारे का सारा किस में आता है, कौन से स्कूल में आता है, साइको एनालिसिस में, जिसके फाउंडर एंड प्रिंसिपल प्रोपोनेंट कौन थे, दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। राइट, अब सिगमंड जो फ्रॉइड थे इनको बेटा थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि इनके जो थोड़े कंट्रोवर्शियल आइडिया थे रिगार्डिंग पीनियस, एनवी एंड एडिपस जो भी थे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनके बारे में भी इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन है आपके पास, हु इज द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। अब थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस की जब हम कभी बात करते हैं, अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना हो तो बेटा इस चैनल की प्लेलिस्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, लेक्चर बनाया है, ज़्यादा टाइम का नहीं है, बिल्कुल कम टाइम का है, 6 to 7 मिनट का वो लेक्चर है, उसको आप जरूर देखिएगा। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो था दैट इज बनाया गया था बेटा वो एल्फ्रेड बिनेट के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये फ्रेंच के साइकोलॉजिस्ट थे। अब यहाँ पे जो फर्स्ट आपका इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया गया था, अब इनकी जो स्टूडेंट थे दैट इज साइमन भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंस टेस्ट का नाम भी पूछा जाता है, तो वो उस टेस्ट का नाम है दैट इज बिनेट साइमन टेस्ट। ठीक है, साइमन इनके स्टूडेंट्स इनके साथ काम कर रहे थे। ठीक है, बिनेट साइमन टेस्ट बोला जाता है इसको, जो कि प्रैक्टिकल हम जहाँ पे आईक्यू लेवल को चेक करते हैं। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर हम बात करें अपनी इंडिया की कि इंडिया में फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किसने बनाया था, तो वो बनाया गया था दैट इज योर डॉक्टर जे मुंड्रे। ठीक है, डॉक्टर जे मुंड्रे। ठीक है, और इन्होंने जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, ठीक है, इन्होंने जो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था कौन कौन सी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है, वो लैंग्वेज थी दैट इज योर उर्दू, हिंदी एंड इंग्लिश ठीक है, और कब बना था ये, दैट इज योर इन 1927 में ये बनाया गया था। ठीक है, ये पता होना चाहिए क्योंकि मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है किसने बनाया था, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आई थिंक ये पता भी होगा, लेकिन इंडिया के बारे में जो है वो बहुत कम ही स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने साइकोलॉजी जो है बहुत डीप में पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, द अकरेंस ऑफ ओ in SOR concept is responsible in regulating the behavior of the organism and making psychological activity. It means stimulus organism response, ये हमने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये बोलता क्या है, SOR मॉडल जो है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी यहाँ पे। जब हम कभी भी बेटा SOR मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, जो ये ऑर्गेनिज्म है, ओ जो है ऑर्गेनिज्म को स्टैंड कर रहा है, एस स्टिमुलस को, एंड आर जो है रिस्पॉन्स को स्टैंड करता है। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है यानी सबसे ज्यादा जो एक्टिव है दैट इज योर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसी को आप स्टिमुलस प्रोवाइड करोगे एंड उसी से ही आपको क्या देखने को मिलेगा, रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टिमुलस
आपके पास ऑर्गेनिज्म जो है, रिस्पॉन्स फॉर्मूला जो है, ये एक तरीके का मीडियम बन जाता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिज्म है, अब ज़रूरी नहीं है कि हर तरीके का पर्सन जो है वो हर तरीके के रिस्पॉन्स स्टिमुलस में सेम रिस्पॉन्स करे। हर यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है इसका जो बिहेवियर है वो बेटा किस तरीके से काउंट किया जाता है, कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स कोई 10% है तो 10% का बिहेवियर सेम नहीं रहने वाला है। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे क्या मिलता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ड्यू टू दिस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। तो ये बेटा किस तरीके का है, कॉम्प्लेक्स। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कई बार ये भी पूछा जाता है कि आपका जो ये स्टिमुलस है क्या ये इंटरनल है या एक्सटर्नल दिया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत से बच्चे जो है स्टिमुलस को बोलेंगे ये एक्सटर्नली हो सकता है। ठीक है, रिस्पॉन्स जो है वो इनहेरेंट आता है। तो आपका जो स्टिमुलस है दैट कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, रिस्पॉन्स जो है दैट कैन बी एक्सटर्नल, दैट कैन बी इंटरनल। ठीक है, अब ये जो स्टिमुलस है ये भी पूछा जाता है कि कॉन्शियस रहता है या अनकॉन्शियस रहता है। अगर एक्सटर्नल और इंटरनल की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा ये कॉन्शियस भी हो सकता है एंड अनकॉन्शियस भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, एनीथिंग दैट इवोक्स। इवोक्स मीन्स आपका कुछ भी प्रोड्यूस करना। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका मीनिंग भी लिख देती हूँ। टू प्रोड्यूस मीन्स ऐसी कोई भी चीज जो कि प्रोड्यूस करती है रिस्पॉन्स किसमें, ऑर्गेनिज्म में। बेटा उसको हम क्या कहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब स्टिमुलस के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्टिमुलाई है वो ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। आपके अब ये रिस्पॉन्सेस है, जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सेल में प्रोड्यूस हो रहे होंगे या बेटा टिश्यू में प्रोड्यूस हो रहे होंगे, जिसकी वजह से वो क्या करता है, बिहेव करता है। तो स्टिमुलाई जो है वो क्या हो सकते हैं, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज द मेथड ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ। फील्ड ऑब्जर्वेशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फील्ड ऑब्जर्वेशन जो है इट मीन्स ये आपको क्या प्रोवाइड करती है, एक तरीके का ओवरव्यू प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक तरीके का ओवरव्यू या इनसाइड जो है वो किसकी बताती है, आपको बिहेवियर की बताती है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल भी दूंगी, एग्जांपल देके बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखो, फील्ड ऑब्जर्वेशन हमने जब कभी भी करनी है और जिसका बिहेवियर बेटा हमने क्या करना है, नोट करना, तो ऑब्वियस सी बात है कि बिहेवियर हम क्या करेंगे, किसी न किसी इंडिविजुअल का करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैं क्या मान लेती हूँ, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमंस जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। तो इट मीन्स मुझे ह्यूमन का क्या चाहिए, एक तरीके का कंसेंट भी चाहिए। विदाउट जो है आप ह्यूमन कंसेंट से उसका बिहेवियर जो है वो नहीं यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। तो फील्ड ऑब्जर्वेशन का जो मेन मेथड है दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन तो मैंने यहाँ पे आपको मार्क करवा दी, दैट इज ऑब्जेक्टिव। अब ह्यूमन जो है, ह्यूमन की कंसेंट के बिना जो है आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोलूं कि आपने क्या करना है, आपके पास कोई स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मतलब आप कोई दो स्कूल हैं, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ फर्स्ट स्कूल है। ठीक है, दैट इज योर ए, एंड कोई दूसरा स्कूल है। अब ए के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बोला गया है कि आपके जो बी के यहाँ पे स्टूडेंट है, बी स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है। ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी तो डिफरेंट इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स आएगा उस एक्टिविटी के लिए वो क्या रहेगा बेटा, डिफरेंट रहेगा। कुछ वहां पे हैप्पी होंगे, कुछ सैड होंगे, कुछ का बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके का, और ए स्कूल वालों को बोला जाता है कि आपने क्या करना है, इनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ बैठे बैठे तो क्या नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इनको उस फील्ड में जाना पड़ेगा ऑब्जर्व करने के लिए। तो इसीलिए इसका नाम फील्ड ऑब्जर्वेशन भी बोला जाता है। इसमें आपने पर्टिकुलरली उसको कहाँ ऑब्जर्व करना है, फील्ड में। ठीक है, अपनी क्लासरूम में नहीं करना है, अपनी लैबोरेटरी में नहीं करना है। ठीक है, जहां पर आपने ऑब्जर्व करना है उस प्लेस के ऊपर जाना है। ठीक है, आप इन 20 स्कूल वालों को नहीं बोल सकते कि आप ये जो एक्टिविटी आपके यहाँ परफॉर्म हो रही है उस एक्टिविटी को आके आप हमारे स्कूल में परफॉर्म करो और फिर हमने क्या करना है, एक तरीके का फील्ड ऑब्जर्वेशन हम करने वाले हैं और आप हमारे स्कूल में आके जो है इस तरीके की एक्टिविटी करो और हम आपका बिहेवियर नोट करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें फील्ड में जाने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ए के स्टूडेंट्स को बी
की फील्ड में जाना पड़ेगा टू ऑब्जर्व। अब ये होता किसी ऑब्जेक्टिव क्यों बोला मैंने यहाँ पे कि सपोज यहाँ पे जो है ये एक्टिविटी का मैंने कोई चार्ट बना दिया। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि कोई स्टूडेंट जो है इस एक्टिविटी से कितने हैप्पी हैं, ठीक है, कितने सैड हैं, और कुछ का बेटा बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं है यानी वो न्यूट्रल है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको सब्जेक्टिव मतलब आप लिखने थोड़ी बैठोगे, इतना टाइम नहीं है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है ये भी बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्टिव किस तरीके से आप हैप्पी वाला चार आपका कॉलम अलग बना लोगे। आपने माना कि 2 स्टूडेंट जो है या 3 स्टूडेंट जो है वो हैप्पी है यहाँ पे, ठीक है, सैड जो है वो क्या है आपके पास, आपके 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है, सैड हैं। न्यूट्रल है जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पे हो सकते हैं कि सिर्फ आपके पास 2 ही स्टूडेंट हो। तो बेटा ये देखो ये क्या है, कितना ऑब्जेक्टिव टाइप का ये फील्ड ऑब्जर्वेशन है। तो मेथड क्या है, एक तरीके का ऑब्जेक्टिव है। आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, कोई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, कि आपको इसको ऑब्जर्व करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है। न्यूट्रल भी नहीं है, न्यूट्रल क्यों नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे ना ही तो हैप्पी हो सकते हैं, ना ही तो सारे सैड हो सकते हैं, ना ही तो बेटा सारे के सारे न्यूट्रल हो सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं, टू स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ, मीन्स यहाँ पे हम किसके बारे में स्टडी करते हैं। तो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इस क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है, तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अब देखो यहाँ पे जब हम कभी भी बात करते हैं एबनॉर्मल वर्ड की एंड या ब्रांच कौन सी है ये एबनॉर्मल साइकोलॉजी, इट मीन्स यहाँ पे हम साइकोलॉजी की ऐसी ब्रांच के साथ डील कर रहे हैं जो कि बेटा साइकोपैथोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है वो ब्रांच तो है आपकी साइकोलॉजी की, लेकिन ये मेनली किसके साथ डील करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए, दैट इज योर साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। अब साइकोपैथोलॉजी अगर बायो के स्टूडेंट्स हैं तो वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम एबनॉर्मल बिहेवियर को या एबनॉर्मल जो भी आपकी इमोशंस होते हैं या थॉट्स होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको एज अ साइन मानते हैं, किसके, आपके मेंटल हेल्थ कंडीशन की, ठीक है। अगर यहाँ पे ये जो टर्म है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ठीक है, ये बेटा क्या है आपका डिसऑर्डर, अगर आपको आगे डिसऑर्डर बेटा किस में, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये डिसऑर्डर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे अभी डिसऑर्डर जो है या फ्रॉम डिप्रेशन टू, ठीक है, फ्रॉम DEP डिप्रेशन से बेटा कहाँ हो सकता है OCD। OCD की बेटा फुल फॉर्म क्या होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मेंशन, कई बार ये भी पूछी जाती है, दैट इज योर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बात हो रही है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी का यहाँ पे सीधा सीधा क्या मतलब है, यहाँ पे हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ कंडीशन। तो डिसऑर्डर आगे तो इट मीन्स यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है, क्योंकि मेंटल हेल्थ कंडीशन अगर अच्छी नहीं है मीन्स वहां पर डिसऑर्डर है, तो हम क्या बोल देंगे बेटा यहाँ पे कि वहां पे उस पर्सन को क्या है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अनयूजुअल पैटर्न है बिहेवियर के, या अनयूजुअल पैटर्न है किसके, इमोशन के, या अनयूजुअल पैटर्न है बेटा किसके, थॉट के, मीन उसके जो है थॉट जो है वो थोड़े से क्या है, अलग है, ठीक है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में बेटा हम डील करती है साइकोपैथोलॉजी के साथ, जहां पर जो डिसऑर्डर्स हैं वो डिप्रेशन से लेके OCD तक जा सकते हैं आपके, एंड बेटा वो किसके साथ डील करते हैं, हम यहाँ पे बेसिक स्टडी इसकी करते हैं, दैट इज योर मेंटल डिसऑर्डर। एंड ये मेंटल डिसऑर्डर जो है ये कब आते हैं, मेंटल डिसऑर्डर किस किस वजह से आते हैं, जब आपका माइंड जो है वो अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर हो। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को बेटा पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमने अपना बिहेवियर किस तरीके से शो करना है, हमने अपने इमोशन जो है वो किस तरीके से जाहिर करने हैं, या अपने थॉट जो है किस तरीके से बताने हैं। नॉर्मल जो फंक्शन रहेगा आपके माइंड का वो भी बेटा ये क्या करेगा, नॉर्मली ही बिहेव करेगा, नॉर्मल बिहेवियर होगा, नॉर्मल इमोशन को शो करेगा। अगर कोई हैप्पी इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे हैप्पी ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई वहाँ पे अगर सैड
माहौल माहौल है तो वहाँ पे वो सैड रहेगा, नॉर्मल रहेगा बिहेवियर। ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड को भी ये पता होता है कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना है। एबनॉर्मलिटी ऑफ द माइंड बेटा हम इसको बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि माइंड जो है वो कभी भी एबनॉर्मल नहीं होता है। माइंड जो है वो हमेशा क्या किस तरीके से एक्ट करता है, एज अ कॉन्शियस माइंड, एज एन अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एबनॉर्मलिटी माइंड में ही है। तो माइंड में बेटा दो पार्ट है, एक है आपका सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा बेटा क्या है अनकॉन्शियस। जब आपके अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड में जो मेंटल डिसऑर्डर्स को हम जब क्या करते हैं अलग अलग तरीके से, अगर यहाँ पे बेटा मैं इस तरीके से थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कोई पर्सन जो है अगर हैप्पी अगर क्या है कोई माहौल है वहां पर वो अचानक से रोना शुरू कर दे, तो ये क्या बन गया, एक अनयूजुअल बिहेवियर बन गया, या उसने क्या किया एक अनयूजुअल उसने इमोशन शो कर दिया। ठीक है, अब कोई एक और सिचुएशन ले लेते हैं, अगर कोई आपके पास क्या है साइंस की क्लास चल रही है, ठीक है, वहां पे सारे के सारे जो थॉट्स शेयर किए जा रहे हैं, वो स्टूडेंट जो है सारे साइंस से ही रिलेटेड जो है थॉट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं। लेकिन कोई एक स्टूडेंट जो होगा वो अगर वो टेररिज्म की बात करना शुरू कर दे, मेंटल पेशेंट के बारे में बात करना शुरू कर दे, या कोई और बात कर दे जो कि उस टाइम के लिए क्या हो एबनॉर्मल हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मीन्स उसको पता नहीं चल रहा है, उसके माइंड को अनकॉन्शियस माइंड का जो लेवल है उसको पता नहीं लग रहा है कि मुझे इस सिचुएशन में किस तरीके से एक्ट करना है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है तो बेटा आप एबल होगे इसका राइट ऑप्शन पिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, दैट इज क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है किसके साथ डील करती है, तो बेटा ये डील करती है आपके मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर, क्योंकि आपने उनको ट्रीट करना है क्लिनिकली, कोई ना कोई टेस्ट देके, कोई ना कोई आपने इस तरीके का क्या करना है, कोई ना कोई ऐसा टेस्ट बना लेना है जहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर्स को क्या किया जाता हो, प्रैक्टिकल वे में वहां पे ठीक किया जाता हो। एंड हमने अभी पढ़ा पिछले वाली चैप्टर में कि मेंटल डिसऑर्डर जो है बेटा किसके साथ डील कर रहा है, आपके एबनॉर्मल साइकोलॉजी के साथ। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एबनॉर्मल साइकोलॉजी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करें। अब देखो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जितने भी आपके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट है, या जिस तरीके से भी हमने उनको क्या करना है डायग्नोसिस करना है इन द प्रैक्टिकल टर्म। ठीक है, ये सारे के सारे वहाँ पे स्टडी किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे लेना चाहूंगी, दैट इज योर 19th क्वेश्चन है ये, कि सेगमेंट फ्रूट जो है इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ विच साइकोलॉजी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने क्वेश्चन पहले भी किया है, साइको एनालिसिस स्कूल के क्या थे ये, इनको फादर माना जाता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं ट्रीटिंग मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में वहां पे बात करते हैं। मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 बार जो है वो रिपीट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर हरमन एबिंगॉस जो थे, इनका पूरा नाम जो है हरमन एबिंगॉस जो थे हैज डन, मतलब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो किसके ऊपर किए थे। ठीक है, अब ये जो थे वो जर्मन के रहने वाले थे। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे ये। एंड इनकी सारी की सारी जो भी स्टडी इनके एक्सपेरिमेंट्स थे वो सारे के सारे किसके ऊपर थे, मेमोरी के ऊपर थे। ठीक है, एंड यहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट इन्होंने अपने आप के अपने ऊपर ही किया था। इन्होंने क्या किया कि कुछ वर्ड्स लिए, ठीक है, कुछ वर्ड्स लिए एंड उनको क्या किया, मैंने यहाँ पे मान लेती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ वर्ड्स लिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, कुछ वर्ड्स इन्होंने पिक किए, फिर क्या किया इन्होंने कि इन वर्ड्स को पहले याद किया। ठीक है, एंड फिर उसके बाद इन्होंने मेमोराइज किया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखती हुई चलती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भूले ना। मेमोराइज किया इन सभी वर्ड्स को एंड फिर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उनको रिकॉल करना शुरू किया कि मुझे इतने, यानी यहाँ पे अगर 50 वर्ड्स इन्होंने लिए होंगे, जितने भी लिए होंगे, ठीक है, तो उतने मुझे याद रहते भी हैं या नहीं याद रहते हैं। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे अजीब अजीब से इन्होंने क्या किए, नॉनसेंस सिलेबे बनना यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है, तो जिनके जो कॉन्सोनेंट एंड वोवेल जो थे वो कंटिन्यूसली आ रहे थे, तो ऐसे वर्ड्स बनना शुरू हो गए, जैसे जेड यू सी बनना शुरू हो गया, क्यू ए एक्स जो थे इन्हीं वर्ड्स में से। ठीक है, जितने भी कॉन्सोनेंट मिला के इन्होंने बना, तो यहाँ पे ये देखो या ये कोई वर्ड्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये पाया कि मुझे 50 के 50 वर्ड्स जो है वो मेमोराइज नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स हमारी जो मेमोरी है वो टाइम के साथ क्या होती है, वो वीक होती जाती है। ठीक है, मेमोरी जो है वो टाइम के साथ क्या होती जाती है, वीक होती जाती है।
ठीक है। तो इनके सारे के सारे एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किए गए थे, मेमोरी के ऊपर किए गए थे। अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि एबिंगॉस को और किसके लिए जाना जाता है। तो इनकी जो फर्स्ट, इन्होंने सबसे पहला काम जो था मेमोरी के ऊपर ही किया था, एंड इसी के रिगार्डिंग जो था इन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व भी बनाया था कि पर्सन जो है वो हर चीज जो है वो याद नहीं रख सकता है। इट मीन्स वो कुछ टाइम के बाद अगर कुछ चीजें उसके याद भी है तो धीरे धीरे टाइम के साथ वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, भूलना शुरू हो जाती हैं। एंड इसके लिए उन्होंने क्या बनाया था, कोई कर्व भी बनाया था। ठीक है। सेकेंड जो इनका जो डिस्कवरी है दैट इज स्पेसिंग इफेक्ट। अब स्पेसिंग इफेक्ट बेटा क्या कहता है, यहाँ पे मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाए। स्पेसिंग इफेक्ट, अगर किसी पर्सन को कोई मेमोरी है उसकी, ठीक है, उसको वो याद है कि आज ये चीज हैपन हुई, अगर आप उसको 10 साल के बाद पूछोगे तो हो सकता है कि उसको वो बात जो है जो आज हुई है वो याद ना हो। लेकिन अगर आप बार बार जोर दोगे तो हाँ उस पर्सन को जो है वो बात जो है वो याद आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग। मीन्स थोड़ा सा आप, मतलब क्या था, या आज की बात थी, फिर 10 साल बाद की बात हुई, और फिर थोड़ा सा उसने स्पेस ली, मतलब आपने उसको क्या किया, थोड़ा सा याद दिलाने की कोशिश की, तो थोड़ा सा स्पेस आया एंड उसको जो थी मेमोरी जो थी वो याद आने शुरू होगी। ठीक है, उसको याद आ गया, तो इसको हम स्पेसिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन टाइम के साथ जो है ऑब्वियसली बात है कि हर पर्सन जो है कुछ ना कुछ मेमोरी जो है भूलता ही है, अगर क्योंकि हमारा माइंड जो है वो इतना ज़्यादा जो है हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, हम भूलना शुरू कर देते हैं, चाहे वो वर्ड्स हों चाहे वो हमारे इमोशंस हों। ठीक है, टाइम के साथ जो है वो भूलना शुरू कर देते हैं। तो आपका हरमन एबिंगोस को किसके लिए जाना जाता है, एक्सपेरिमेंट इनकी मेमोरी के ऊपर थे, एंड इनको डिस्कवरी दैट इज योर फॉरगेटिंग कम एंड स्पेसिंग इफेक्ट के लिए भी जाना जाता है। कल की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 की, जहां पर हम अगेन टॉप 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।